अस्सलाम वालेकुम क्लास। आई होप यू ऑल विल बी फाइन। आई होप आप लोग की छुट्टियां भी अच्छी जा रही होंगी और आप लोग को कोर्सेज की समझ भी आ रही होगी। अच्छा, तो जिस तरह मैंने पिछले लेक्चर में आप लोग को बताया कि आप लोग को डेली अपने पोर्टल में आना चाहिए लाजमी, इसी से आपसे की अटेंडेंस लगी। लाइक अगर मैं आपको दिखाऊं और मैंने आपको बताया कि मैंने एक यूट्यूब चैनल बनाया, तो आप किस तरह मेरे लेक्चर को एक्सेस करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। लाइक फॉर एग्जांपल, ये आपने अपना कुर्तबा का पोर्टल खोल लेंगे आप लोग, ठीक है। उसके बाद आप आएंगे कोर्सेज में, ठीक है। ये फॉर एग्जांपल कोर्सेज हैं, तो यहाँ पे आपके उस दिन जिस जिस चीज़ की क्लास है, तो वो आपने क्लास में जाके लाइक ये जिस पे ग्रीन डॉट्स हैं, ये आपके पास उन सब्जेक्ट्स की क्लासेज हैं। जिन पे रेड डॉट्स आ रहे होंगे तो वो क्लासेज आप पे नहीं है। तो लाइक आज आपने एंटोमोलॉजी की क्लास आप ओपन करेंगे, तो आप क्या करेंगे, इधर लेक्चर्स ओपन करेंगे। इधर लेक्चर्स में आपने जाके आपको मेरा लेक्चर कैसे मिलेगा, मैं यहाँ पे जो आपको मैंने बताया, मैं लेक्चर अपलोड नहीं करता बिकॉज ये देखें यहाँ पे लिखा हुआ है कि मैक्सिमम हम 15 MB की फ़ाइल अपलोड कर सकते हैं। और चूंकि मेरे लेक्चर्स 15 MB से बड़े होते हैं, तो मैंने यूट्यूब पे क्या किया है कि यूट्यूब पे चैनल बनाया और मैं उसका लिंक शेयर करता हूँ। लाइक अगर आपको फॉर एग्जांपल लेक्चर नंबर 2 चाहिए एंटोमोलॉजी का, तो आप क्या करेंगे, ये लिंक इधर प्रेजेंट है, इस लिंक पे आप क्लिक करेंगे और ये लिंक आपको, ये मेरा अपना लेक्चर है जो कि मैंने यूट्यूब पे अपलोड किया हुआ है। इस चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लें मेरे। तो ये जो है आपके पास लेक्चर नंबर 2 है, इंट्रोडक्शन टू एंटोमोलॉजी का, और ये लेक्चर आपका ओपन हो जाएगा और आप यहाँ से इजीली आप इस लेक्चर को सुन सकते हैं, ठीक है। और इसमें आपको डाउनलोड करने की भी ज़रूरत नहीं है। जो दूसरा है हमारे पास यहाँ पे, लाइक जो ये है यहाँ पे फाइल मैंने दी हुई है, ये पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशन है। लाइक अगर इंट्रोडक्शन टू एंटोमोलॉजी सब्जेक्ट है, तो इस इंट्रोडक्शन टू एंटोमोलॉजी की स्लाइड्स हैं यहाँ पे, पावर पॉइंट स्लाइड, ठीक है। लाइक अगर आपने लेक्चर नंबर 12 को एक्सेस करना है, तो ये लिंक पड़ा है, आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपके पास यूट्यूब पे ये लेक्चर नंबर 12 ओपन हो जाएगा। लाइक ये देखें, लेक्चर नंबर 12 ओपन हो गया और आप यहाँ से इजीली इस लेक्चर को सुन सकते हैं, ठीक है। तो अभी मैंने और लेक्चर भी अपलोड करने हैं, लेकिन मेरी तबीयत थोड़ी नहीं संभल रही। तो जैसे ही मेरी तबीयत संभलेगी, या मैं साथ साथ अब कोशिश कर रहा हूँ कि टाइम आप लोग का बहुत ज़ाया कर लिया मैंने, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अपने ऊपर जबर करके मैं लेक्चर्स रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी। तो अब ये आप एंटोमोलॉजी में आए, लाइक अगर आपने अब आप जैसे ही इधर आएंगे, कोई लेक्चर ओपन करेंगे, तो आपकी एंटोमोलॉजी की अटेंडेंस ऑटोमेटिकली लग जाएगी। फिर आपने क्या करना है, फिर से कोर्सेज में जाना है और आपने दूसरी क्लास कौन सी है, एवोल्यूशन की, तो ये आपने एवोल्यूशन ओपन करना है। एवोल्यूशन के लेक्चर्स में जाके यहाँ पे जैसे ही ओपन होगी, यहाँ पे आपने कुछ लेक्चर जैसे ही आपने लेना है। फॉर एग्जांपल आपको लेक्चर नंबर 5 चाहिए, तो आप यहाँ इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो लेक्चर नंबर 5 ये ओपन हो जाएगा। और ये किसी और के लेक्चर्स नहीं है कि मैंने, ये मेरे अपने रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं जो मैं गूगल क्लासरूम में जिस तरह अपलोड करता था, तो ये मेरे अपने ही रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं। तो अब आप जब इधर एवोल्यूशन एंड प्रिंसिपल ऑफ सिस्टमैटिक्स में इस लेक्चर को ओपन किया, तो आपका एवोल्यूशन एंड प्रिंसिपल ऑफ सिस्टमैटिक्स की भी अटेंडेंस ऑटोमेटिकली लग जाएगी। तो कोशिश क्या करें कि डेली आप लोग पोर्टल पे आएँ और लेक्चर्स को सुना करें, ठीक है। तो चलें, ये तो समझ गए होंगे आप लोग। आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज लेक्चर विद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। So this is 16th lecture of evolution and principles of systematics। तो ये मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी मैंने कल हम लोगों ने पढ़ी थी, इसको बहुत डिटेल में मैंने एक्सप्लेन किया था। आज हम स्टार्ट करते हैं जो मेन पॉइंट्स हैं मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी के, ठीक है। हमारे पास डिफरेंट पॉइंट्स दिए उन्होंने मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी के। जो सबसे पहला पॉइंट है ओवर प्रोडक्शन। अगर आपको याद हो, हम मैंने इस पिछले लेक्चर में आपको बताया कि हम मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी को नियो डार्विनिज्म भी कहते हैं। और नियो डार्विनिज्म हम क्यों कहते हैं, बिकॉज इट इज़ अ मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ डार्विन थ्योरी। लाइक जो पॉइंट्स डार्विन के एक्सेप्टेबल थे वो इन्होंने इस थ्योरी में इंक्लूड किए हैं, और जो पॉइंट जिन पे क्रिटिसिज्म हुआ था वो उन्होंने थोड़े मॉडिफाइड किए। तो अगर आपको डार्विन थ्योरी याद हो, तो डार्विन का भी पहला पहला जो ऑब्जर्वेशन और पॉइंट था या इन्फ्रेंस था, वो ओवर प्रोडक्शन पे था, दैट एनिमल्स हैव वेरी हाई रिप्रोडक्टिव रेट। अगर आपको पहली पहली ऑब्जर्वेशन याद हो,
डार्विन की, तो उसकी भी ये ऑब्जर्वेशन थी कि हमारे पास एनिमल्स का जो रिप्रोडक्टिव रेट है वो बहुत ज़्यादा हाई है और वो थोड़े ही अरसे में बहुत ज़्यादा ऑफस्प्रिंग पैदा करने की सलाहियत रखते हैं। जो उसकी सेकंड ऑब्जर्वेशन थी, दे कैन प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग्स बट द नेचुरल पॉपुलेशन रिमेन कांस्टेंट। ये उसकी दूसरी ऑब्जर्वेशन थी। उसने कहा था कि हमारे पास ऑल दो के एनिमल्स की जो रिप्रोडक्टिव रेट है वो बहुत ज़्यादा है और वो बहुत ज़्यादा तादाद में ऑफस्प्रिंग पैदा कर सकती है, लेकिन जो हमारे पास नॉर्मल पॉपुलेशन है वो हमेशा कांस्टेंट रहती है। और क्यों कांस्टेंट रहती है? बिकॉज नेचुरल रिसोर्सेज आर लिमिटेड, क्योंकि हमारे पास जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड हैं और वो जो लिमिटेड नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो बहुत ज़्यादा तादाद में पॉपुलेशन इंक्रीज को बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो ये क्योंकि ये सही बात है, ये एक्सेप्टेबल पॉइंट्स हैं डार्विन के, तो ये उन्होंने इस थ्योरी में इंक्लूड किए हैं और इन पॉइंट्स पे कोई क्रिटिसिज्म भी नहीं हुआ था। ठीक है, तो पहला पहला पॉइंट कौन सा है? ओवर प्रोडक्शन का, दैट एनिमल्स हैव वेरी हाई रिप्रोडक्टिव रेट एंड दे कैन प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग्स। बट क्यों नहीं होता है? लेकिन हमारे पास जो नॉर्मल पॉपुलेशन है वो कांस्टेंट रहती है। क्यों कांस्टेंट रहती है? बिकॉज हमारे पास जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड हैं और वो इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन में इंक्रीज को सपोर्ट नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये हमारे पास ओवर प्रोडक्शन जो पहला पहला पॉइंट है मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी का, और ये डार्विन की थ्योरी में भी ये पॉइंट इंक्लूडेड था। मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, वेरिएशंस। अगर आपको याद हो क्रिटिसिज्म जो हुआ था डार्विन की थ्योरी पे, तो पहला पहला क्रिटिसिज्म ये था कि हमारे पास डार्विन ने वेरिएशन का जिक्र तो किया है। अगर आपको याद हो, डार्विन ने कहा था कि हमारे पास सक्सेसफुल वेरिएशंस होती हैं और लेस सक्सेसफुल वेरिएशंस होती हैं। जो सक्सेसफुल वेरिएशंस होती हैं वो नेचर सेलेक्ट कर लेती है और जो लेस सक्सेसफुल वेरिएशंस हैं उनको पॉपुलेशन से एलिमिनेट कर दिया जाता है। ठीक है, तो इस पे क्रिटिसिज्म क्या हुआ था कि साइंटिस्ट ने क्रिटिसाइज किया था कि सही है, डार्विन ने वेरिएशंस की तो बात की है, लेकिन डार्विन ने ये एक्सप्लेन नहीं किया कि वेरिएशंस कहाँ से आती हैं, किस तरह अराइज होती हैं। तो उसी पॉइंट को उन्होंने मॉडिफाई किया है। और किस तरह मॉडिफाई किया? लाइक उन्होंने कहा कि हमारे पास वेरिएशंस आर प्रोड्यूस्ड ड्यू टू म्यूटेशंस, क्रॉसिंग ओवर एंड जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। ठीक है, हमारे पास वेरिएशंस किस तरह प्रोड्यूस होती हैं? वेरिएशंस आर प्रोड्यूस्ड ड्यू टू, पहले पहले उन्होंने कहा कि हमारे पास वेरिएशंस जो आती हैं वो म्यूटेशंस की वजह से आती हैं, लाइक म्यूटेशंस, क्रॉसिंग ओवर और जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, एंड दीज वेरिएशन cause differential reproduction of individuals in population that is acted by natural selection। ठीक है, उन्होंने कहा था कि हमारे पास क्रिटिसिज्म हुआ था डार्विन की थ्योरी पे कि वेरिएशंस कहाँ से राइज होते हैं। तो उन्होंने कहा वेरिएशंस तीन प्रोसेसेस के थ्रू राइज होते हैं, म्यूटेशंस के थ्रू, क्रॉसिंग ओवर के थ्रू और जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन के थ्रू। और ये वेरिएशंस क्या करते हैं? दीज वेरिएशंस कॉजेज डिफरेंशियल रिप्रोडक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स। डिफरेंशियल रिप्रोडक्शन हम किसे कहते हैं? डिफरेंशियल रिप्रोडक्शन का मतलब ये है कि कुछ इंडिविजुअल्स का रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी ज़्यादा होती है, कुछ रिप्रोडक्शन की रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी ज़ीरो होती है या उनको रिप्रोडक्शन का चांस नहीं मिलता। लाइक मैंने कहा, हमने अगर डार्विन थ्योरी आपको याद हो कि जब भी वो इम्बैलेंस होता है तो हमारे पास क्या होता है कि कंपटीशन होता है, और कंपटीशन जो है हमारे पास मेटिंग पे, रिप्रोडक्शन पे कंपटीशन होता है, जो इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन है। तो उसमें क्या होता है कि अगर फीमेल है तो मेल आपस में compete करते हैं, लड़ते हैं, और जो जीतता है फिर उसको रिप्रोडक्शन का चांस मिलता है और दूसरे मेल को रिप्रोडक्शन का चांस नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? बिकॉज जो वो जीत जाता है वो फिटेस्ट था और ये लीस्ट फिट था। तो इसी वेरिएशंस की वजह से हमारे पास डिफरेंशियल रिप्रोडक्शन काज होती है। लाइक एक हमारे पास कांस्टेंट रिप्रोडक्टिव रेट है कि सबका रिप्रोडक्शन, यानी कि सबको रिप्रोडक्शन का चांस मिले। डिफरेंशियल रिप्रोडक्शन का मतलब ये है कि हमारे पास बाज को रिप्रोडक्शन का चांस मिलता है और बाज को नहीं मिलता। और क्यों नहीं मिलता बाज को? बिकॉज उनके पास लेस सक्सेसफुल वेरिएशंस आई होती हैं और जो हमारे पास फिटेस्ट होते हैं, जिनके पास सक्सेसफुल वेरिएशंस हैं, उनको रिप्रोडक्शन का चांस मिल जाता है। ठीक है, और फिर ये जैसे ये डिफरेंशियल रिप्रोडक्शन ऑफ इंडिविजुअल पॉपुलेशन पे एक्ट करती है, उसके बाद एक और फिनोमिना एक्ट करता है जो हमारे पास है नेचुरल सिलेक्शन का। और ये भी हमारे पास नेचुरल सिलेक्शन किसकी बात थी? डार्विन की बात थी कि उसने पहली बार नेचुरल सिलेक्शन के फिनोमिना को एक्सप्लेन किया था। तो फिर क्या होता है कि नेचुरल सिलेक्शन एक्ट करती है, किस तरह एक्ट करती है? लाइक हमारे पास वेरिएशंस प्रोड्यूस हो गई, उसके बाद किसी को चांस मिला रिप्रोडक्शन का, किसी को नहीं मिला। तो ये नेचर सेलेक्ट कर रही है कि ये ऑर्गेनिज्म हमारे पास फिटेस्ट है और ये दूसरा जो है हमारे पास वो
लेस फिट है तो उसके जो जीन्स है वो नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर नहीं होने चाहिए, इसलिए उसको रिप्रोडक्शन का चांस नहीं मिलता। ठीक है, अब हमारे पास वेरिएशंस की तीन उन्होंने बताया, म्यूटेशन, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन एंड क्रॉसिंग ओवर। तो म्यूटेशन हमारे पास क्या है? म्यूटेशन हमारे पास लैटिन वर्ड है जिसका मतलब है चेंज का या आई चेंज। इन बियोलॉजी एनी चेंज इन द न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस एज अ रिजल्ट ऑफ अ फेलियर ऑफ सिस्टम टू रिवर्ट द चेंज। बियोलॉजी में हम किसे कहते हैं म्यूटेशन? कि किसी भी अगर जीन के न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस में तब्दीली हो जाए और वो तब्दीली से क्या हो, एज अ रिजल्ट ऑफ अ फेलियर ऑफ सिस्टम टू रिवर्ट द चेंज। ये सिस्टम क्या है कि हमारे पास जब भी, आपको पता होगा कि हमारे पास अगर आपने पढ़ी हो रेप्लिकेशन, तो जब भी हमारे पास एक रेप्लिकेशन का प्रोसेस होता है तो उसमें एक प्रूफ रीडिंग का मैकेनिज्म होता है। और वो प्रूफ रीडिंग का मैकेनिज्म क्या करता है कि अगर कोई न्यूक्लियोटाइड गलत लग जाती है, लाइक मिस्टेक हो जाती है रेप्लिकेशन के दौरान, तो वो प्रूफ रीडिंग वाला जो कम्प्लेक्स है वो उस न्यूक्लियोटाइड को रिमूव करके उसकी जगह सही न्यूक्लियोटाइड लगाता है और म्यूटेशन से बचाता है। ठीक है, कभी कभार हमारे पास क्या हो जाता है कि इस तरह की चेंज आ जाती है न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस में कि वो जो उसका सही करने का सिस्टम है वो उसको चेंज नहीं कर सकता, वो फेल हो जाता है, तो इसको हम म्यूटेशन कहते हैं। अगर हम क्रॉसिंग ओवर या रिकम्बिनेशन, जो जेनेटिक रिकम्बिनेशन या क्रॉसिंग ओवर, ये दोनों सेम प्रोसेस है। अच्छा, क्रॉसिंग ओवर हमारे पास क्या है कि हमारे पास ये इट अकर्स इन प्रोफेज 1 ऑफ मियोसिस। आप लोगों ने पढ़ी होगी मियोसिस 1 जो है उसके प्रोफेज 1 में इसकी occurrence होती है। It is defined as the exchange of chromosome segments between non-sister chromatids. In meiosis, it creates new combination of genes in the gametes that are found in either parents, which can contribute to increased diversity. ठीक है, दूसरी वेरिएशंस किससे आती है? पहले तो म्यूटेशन से आती है, लाइक एक जीन है फॉर एग्जांपल ब्लैक आई कलर का जीन है, ठीक है, वो एक ब्लैक पिगमेंट बना रहा है, आई का कलर क्या है, ब्लैक है। अब अगर इसमें कोई म्यूटेशन हो जाए और जो वो प्रोटीन बनने लग जाए वो ब्लैक के बजाय ब्लू है प्रोटीन है, तो वो ब्लू पिगमेंट जब आईज में स्टोर होगा तो हमारे पास आई कलर क्या हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा। तो इससे म्यूटेशन से वेरिएशन आती हैं। जेनेटिक और रिकम्बिनेशन और क्रॉसिंग ओवर से भी वेरिएशन आती है, लाइक हमारे पास क्रॉसिंग ओवर किसे कहते हैं? द एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट्स बिटवीन द नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स। लाइक ये जो दोनों आपस में ये है हमारे पास, ये आपस में सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं और ये आपस में सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं, ये दोनों हमारे पास होमोलोगस क्रोमोसोम है। होमोलोगस क्रोमोसोम जो एक जैसे हों, ठीक है। और होमोलोगस क्रोमोसोम यानी कि हूबहू एक जैसे नहीं होते, लेकिन उनमें जीन का लोकस सेम होता है। अब ये जीन का लोकस क्या है, ये अगर जेनेटिक्स में आप लोगों ने जाहिर बात है पढ़ा होगा। अच्छा, तो हमारे पास होमोलोगस क्रोमोसोम में आप देखें ये दो होमोलोगस क्रोमोसोम है, इसके बाद क्या हो रहा है कि ये एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट्स हो रहे हैं, ये और ये हमारे पास नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं, इन्होंने सेगमेंट्स एक्सचेंज किए। इसका जो ये पार्ट है वो इस होमोलोगस क्रोमोसोम के साथ आ गया और जो इसका पार्ट है वो इसके साथ आ गया। अगर आपको नजर आ रहा हो, ये ब्लू वाले के साथ रेड का पार्ट आ गया और ये रेड वाले के साथ ब्लू का पार्ट आ गया, तो इसी को हम क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। और इस क्रॉसिंग ओवर से वेरिएशन अराइज होती हैं, लाइक ये जो अब ऑफस्प्रिंग होगा वो ना तो हूबहू अपने फादर की तरह होगा, ना ही हूबहू अपनी मदर की तरह होगा, बल्कि इसमें ऐसा कॉम्बिनेशन आ गया है जिसमें जो हमारे पास ना फादर में था ना मदर में। ठीक है, तो इसकी वजह से भी हमारे पास वेरिएशंस अराइज होती हैं। द पेयरिंग ऑफ टू क्रोमोसोम्स टुगेदर क्रिएट अ टेट्राड। अगर ये जो पेयरिंग होती है इस टाइम पे हम इसको बाइवेलेंट कहते हैं, ठीक है, बिकॉज इसके पास टू क्रोमोसोमल मॉलिक्यूल्स हैं और ये जैसे ही दोनों आपस में मिलते हैं तो इसको हम टेट्राड कहते हैं, बिकॉज चार डीएनए के मॉलिक्यूल्स आपस में अटैच हैं। टेट्राड और बाइवेलेंट, दो क्रोमोसोम और चार डीएनए के मॉलिक्यूल। द पॉइंट वेयर क्रोमोसोम्स अटैच इज नोन एज क्याजमेटा। ये जो पॉइंट है दिस इज नोन एज क्याजमेटा। द एंड रिजल्ट इज टू रिकॉम्बिनेंट क्रोमोसोम। रिकॉम्बिनेंट हम किसे कहते हैं? रिकॉम्बिनेंट हम उसे कहते हैं कि ऐसा डीएनए जिसमें दो मुख्तलिफ सोर्सेस के डीएनए शामिल हों, ठीक है। लाइक अगर हम देखें हमारे पास इसमें इसका अपना भी डीएनए और ये दूसरे क्रोमोसोम का डीएनए भी है और इसका अपना भी इसमें डीएनए और दूसरे क्रोमोसोम का डीएनए भी इंक्लूडेड है। जब दो डिफरेंट सोर्सेस के डीएनए इकट्ठे मिल जाएं तो उसको हम रिकॉम्बिनेशन कहते हैं और उस डीएनए मॉलिक्यूल को हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए कहते हैं और इसलिए हम इसको जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन भी कहते हैं इस प्रोसेस को।
The end result is two recombinant chromosomes which have different combination of genes than either parent, और दोनों parent से change combination of genes होता है, तो इससे भी हमारे पास variations arise होती हैं। ठीक है, लाइक ये वही सेम है जो हमारे पास जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन हो रही है। अच्छा, तो आई होप ये 2 पॉइंट्स आप लोगों को समझ आ गए होंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है, तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर में मैं फर्दर पॉइंट्स को एक्सप्लेन करूँगा। ओके, अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक्स फॉर योर पार्टिसिपेशन इन द lecture।